हमारा ये चैप्टर नंबर 5 है इंडियन पॉलिटी का। इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र हम देखेंगे जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अध्याय का परिचय देखते हैं। भारतीय संविधान में भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 है जिसमें भारत का नाम और संघ की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से है। अनुच्छेद नंबर 3 राज्यों के गठन, सीमाओं और नाम में परिवर्तन है। और अनुच्छेद नंबर 4 है कि 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून जो हैं वो 368 के तहत जो है संबंधित प्रावधान नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं। अनुच्छेद 1 है भारत का नाम। अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो इंडिया है का एक नाम भारत भी है और ये यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी राज्यों का संघ होगा। अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली आती है कि यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है राज्यों का संघ। और एक अमेरिका में है, जिसे अमेरिका का यूएस है, यूनाइटेड स्टेट है, उसमें फेडरेशन ऑफ स्टेट है। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब होता है समझौता, राज्यों के साथ एक समझौता है राज्य और केंद्र के बीच, और वो समझौते से ये संघ फेडरेशन बना है। और इसमें राज्यों को अलग होने की शर्तें भी हैं। लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट का जो प्रयोग है, इसका मतलब होता है कि राज्यों को इसमें प्रशासनिक आधार पर इसमें राज्य बनाए गए हैं, जबकि राज्यों को इसमें अलग होने के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट क्यों? भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारतीय संघ का जो निर्माण है अमेरिकी मॉडल की तरह स्वतंत्र राज्यों के समझौते से नहीं हुआ। भारत का संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका में है। इसलिए राज्यों को सामान्यतः संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। और यूनियन का मतलब यहाँ हो जाता है इंडस्ट्रिक्टिबल यूनियन, यानी अर्थात संघ को बनाए रखना मूल संवैधानिक अवधारणा है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं। राज्यों के क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र हैं, और ऐसे अन्य क्षेत्र जो भारत द्वारा भविष्य में भी अर्जित किया जाए। फार्मूला है इसका, टेरिटरी ऑफ इंडिया बराबर स्टेट प्लस यूटीज प्लस एक्वायर्ड टेरिटरीज, यानी कि जो अर्जित किए जाएं। भारत और इंडिया संविधान ने दोनों नामों को मान्यता दी है। इंडिया बराबर भारत, इंडिया ही भारत है। इंडिया और भारत दोनों संवैधानिक नाम हैं। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या नए उनकी स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 2 में संसद को ये शक्ति देता है कि संसद नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकती है या नए राज्य स्थापित कर सकती है, या शक्ति मुख्यतः उन राज्य क्षेत्रों से संबंधित है जो पहले भारतीय संघ का हिस्सा नहीं थे। इस यानी कि जो पहले भारतीय राज्य संघ का हिस्सा नहीं थे, उनको भी ये मान्यता दे सकती है। संसद क्या कर सकती है? नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है, यानी एक्वायर्ड कर सकती है। नए राज्य की स्थापना कर सकती है। संसद उचित शर्तों और नियमों के साथ ऐसा कर सकती है। शर्तें हैं, कीजिएगा, यानी कि संसद नए राज्य को भारत में शामिल करते समय और नए राज्य की स्थापना करते समय संसद उचित शर्तों और नियमों का पालन करेगी, उसके साथ ऐसा कर सकती है। अनुच्छेद 2 यानी बाहर से एंट्री, यानी बाहर के जो राज्य हैं एक्वायर्ड के लिए है, ये नए राज्यों का प्रवेश कैसे करना है और या उनकी स्थापना कैसे करनी है, इसके बारे में बताता है। अनुच्छेद 3 है राज्यों का गठन और उनके नाम, उनका परिवर्तन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि संसद समय समय पर कानून के द्वारा ऐसा करती आई है। नए राज्य बना सकती है,
किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, नए राज्यों की सीमाएँ बदल सकती है, उनके नाम बदल सकती है। अनुच्छेद 3 जैसे कि गठन, क्षेत्र, सीमा और नाम से संबंधित है, इम्पोर्टेंट रखिएगा। उदाहरण के लिए जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, झारखंड का गठन हुआ या उत्तराखंड का गठन हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ आदि। अनुच्छेद 3 के तहत जब राज्यों का नाम बदला जाता है तो कैसे होता है? संसद राज्य का नाम बदल सकती है। उदाहरण के लिए जैसे उत्तरांचल का नाम बदला गया, उत्तराखंड किया गया 2006 में, उड़ीसा का नाम 2011 में बदला गया, ओडिशा किया गया। ओडिशा का जो आधिकारिक नाम उड़ीसा है। और इसी के साथ क्या राज्य की सहमति आवश्यक है इन सब कार्यों के लिए? क्योंकि अगर आप किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं तो उसकी सहमति लेनी आवश्यक है। या किसी के राज्य का क्षेत्र घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो क्या उसकी सहमति आवश्यक होगी या आप संसद अपने आप ऐसा कर सकती है? तो इसके लिए राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उसके विचार केवल माँगते हैं। अब वो एक्सेप्ट करें या ना करें ये राष्ट्रपति या संसद के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य की राय आवश्यक है, यानी कि राज्य की राय आवश्यक है, लेकिन राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। केवल राज्य से राय माँगी जाएगी, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल से उसकी राय माँगेंगे, लेकिन उसकी सहमति हो या ना हो, ये आवश्यक नहीं है। राज्य विधानमंडल द्वारा जो भी विचार संसद को दिए जाएँगे, वो क्योंकि उस पर संसद पर बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत कुछ प्रक्रियाएँ अपनाई जाती हैं, जिसमें अगर संसद किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करना चाहती है, तो सबसे पहले उसको विधेयक एक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की वो सिफारिश लेगी, राष्ट्रपति सिफारिश देंगे, उसके बाद विधेयक संसद में पेश होगा, फिर राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल को वो विधेयक भेजते हैं। राज्य विधानमंडल अपने विचार देता है उस विधेयक पर, विचार मिलने के बाद संसद विधेयक पर विचार करती है और संसद साधारण विधायी प्रक्रिया से इसे पारित कर देती है। इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है, ये साधारण विधायी प्रक्रिया से हो जाता है। जैसे सामान्य विधेयक पास होते हैं, वैसे ये भी पास हो जाता है। फिर आता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ये प्रावधान करता है कि जो 2 और 3 के तहत कानून बनाए जाएँगे, उसमें संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। यानी कि 2 और 3 के तहत अगर कोई जो भी कानून बनेंगे, तो संविधान की जो पहली और चौथी अनुसूची है, उसमें जो है संशोधन किए जाएँगे। अभी हम देखते हैं कि चौथी और पहली और चौथी अनुसूची में क्या है? ऐसा कानून 368 के अर्थ में संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं, क्योंकि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर इस पर लागू नहीं होता। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन यानी सामान्य विधायी प्रक्रिया से ये पारित माने जाते हैं। आर्टिकल 4 नो 368 यानी कि ये 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा, ये अनुच्छेद 4 कहता है। बस इसमें केवल पहली अनुसूची जो फर्स्ट शेड्यूल होता है, उसमें राज्यों का नाम क्योंकि बदलता है, राज्यों का क्षेत्र बदलता है और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो विवरण दिया जाता है वो चेंज होता है, तो इसमें भी संशोधन किया जाता है। और चौथी अनुसूची में क्योंकि इसमें राज्यसभा सीटों का विवरण है, तो राज्यों में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जो राज्यसभा सीटों का आवंटन दिया गया है, उसमें संशोधन हो जाता है। राज्य पुनर्गठन का इतिहास क्या है? या शुरू से अब तक कितने राज्य पुनर्गठन हुए हैं? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक प्रश्न था। प्रारंभ में राज्यों का गठन केवल भाषाई आधार पर करने का विचार व्यापक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन उसके लिए फिर धार आयोग बना, फिर उसके अध्यक्ष थे एस.के. धार। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को सिफारिश नहीं की। इस आयोग ने राज्यों को के पुनर्गठन कराने में प्रशासनिक सुविधा को ज़्यादा महत्व दिया और भाषा को एकमात्र आधार बनाने का समर्थन नहीं किया। कुछ मामलों में इन्होंने कहा कि हाँ, भाषाओं का समर्थन होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर इन्होंने प्रशासनिक सुविधा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। फिर उसके बाद 48-49 में फिर जेबीपी कमेटी बनती है। जेबीपी कमेटी मतलब इसमें जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल रहते हैं और पट्टाभी सीतारमैया रहते हैं। तो ये इसलिए जेबीपी कमेटी हो जाती है। इसमें तत्काल व्यापक भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन नहीं किया गया इसमें भी। और उसके बाद फिर एक और आंदोलन चलता है और यहाँ पर राज्य
1953 में भाषा के आधार पर आंदोलन हो जाता है तेलुगु भाषी क्षेत्रों के लिए, तो आंध्र राज्य बनाया जाता है। ये स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर पहला राज्य है। और उसके बाद इसकी पृष्ठभूमि भी है कि पोट्टी श्रीमुलु के आंदोलन और निधन से भाषाई राज्य, वो काफ़ी दिनों से आंदोलन करते रहते हैं तेलुगु भाषाई राज्य बनाने के लिए, और आंदोलन करते-करते उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर सरकार ये नहीं चाहती थी कि जो है ये ज़्यादा और फैले, तो इसलिए पहला राज्य जो है तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है। तो फिर 1953 में इस गठन के बाद फिर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना होती है। भारत सरकार ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया, जो कि फजल अली की अध्यक्षता में था, फजल अली आयोग था। इसमें अन्य सदस्य थे के एम पडिक्कर और एन एच कुंजुरु, ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसमें फजल अली अध्यक्ष थे। इसी के आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित हुआ। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग जो कानून था 1956 वो पारित हुआ। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ये भारत के राज्यों के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण कानून है। इसका प्रभाव था कि भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों की सीमाओं का जो सीमाओं में परिवर्तन किया गया। 1956 का जो ये कानून था, इसके महत्वपूर्ण परिवर्तन ये थे कि भारत में 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्रों का नया स्वरूप बनता है। 7वां संविधान संशोधन किया जाता है इसी के लिए 1956 में। और राज्यों के पुनर्गठन के साथ संविधान में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले पुरानी व्यवस्था जो थी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, उन स्टेट्स को अब समाप्त कर दिया जाता है। उसके स्थान पर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है, यानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बनाए जाते हैं, जिसमें 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनते हैं। भाषाई आधार पर अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों के गठन में भाषा एक महत्वपूर्ण आधार बनी, लेकिन प्रमुख नहीं थी। उदाहरण के लिए जैसे आंध्र प्रदेश के लिए तेलुगु, जो कि भाषाई आधार पर ये पहला राज्य था, तेलुगु के लिए काफ़ी मांग उठी थी। उसमें श्री रामुलु की डेथ भी हुई। तो उसके बाद महाराष्ट्र मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बनता है, गुजराती के आधार पर गुजरात बनता है, कन्नड़ पे कर्नाटक बनता है, और मलयालम के आधार पर केरल राज्य बनता है। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो 1 मई 1960 को बम्बई राज्य का जो है पुनर्गठन होता है। जो बम्बई राज्य था वहाँ से 2 नए राज्य निकलते हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात का जो है स्थापना दिवस मनाया जाता है, महाराष्ट्र एंड गुजरात डे। उसी में नागालैंड का है 1963 में नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है। ये क्षेत्रीय जातियों प्रशासनिक मांगों के संबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। फिर पंजाब का पुनर्गठन होता है 1966 में, जिसमें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ से संबंधित नई प्रशासनिक व्यवस्था बनाई जाती है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आता है और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास, इससे संबंधित उत्तर पूर्व में अलग अलग राज्यों का गठन होता है, जिसमें नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम है। सिक्किम का भारत में विलय किया जाता है 1975 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है 1975 में। इसको 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। और 28वां जो गोवा है 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिलता है, और दमन एंड दीव को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में रखा जाता है। 2000 में फिर उसके बाद 3 नए राज्य बनते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ बनता है 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, और उत्तरांचल बनता है उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बनता है। तो 3 राज्य बनते हैं, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तरांचल और 15 नवंबर को बिहार से अलग होकर झारखंड नया राज्य बनता है। फिर तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है 2 जून 2014 को, 29वां राज्य बनता है। ये आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद होता है, यानी आंध्र प्रदेश
सबसे पहले भाषाई आधार पर अलग होने वाला यानी कि भाषाई आधार पर बनने वाला ये राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके बाद आंध्र प्रदेश का ये पुनर्गठन हुआ और 2 जून 2014 को ये तेलंगाना राज्य इसी राज्य से अलग होकर अस्तित्व में आता है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण 5 अगस्त 2019 का ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट, जो कि अक्टूबर में लागू होता है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 31 अक्टूबर 2019 से पूर्ववर्ती ये जम्मू कश्मीर राज्य को 2 संघ राज्य क्षेत्रों में पुनर्गठित कर दिया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर जो कि विधानमंडल सहित इसको राज्य क्षेत्र बनाया गया यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाई गई, और लद्दाख को बिना विधानमंडल वाला संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया। संघ राज्य क्षेत्र है क्या? ने काफी जगह पढ़ा कि संघ राज्य क्षेत्र का नाम आता है, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र है क्या? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन सामान्यतः राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति यहाँ पर एलजी यानी कि प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से प्रशासन करा सकते हैं। दिल्ली की विशेष स्थिति है यहाँ पर। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली का विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। उसके लिए संविधान में अनुच्छेद 239 ए है। दिल्ली में विधानसभा भी है, मंत्रिपरिषद भी है और मुख्यमंत्री की भी व्यवस्था है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र को विशेष भूमिका बनी रहती है। केंद्र को विशेष शक्तियां यहाँ पर प्राप्त हैं इस यूनियन टेरिटरी से संबंधित। पुडुचेरी है, पुडुचेरी में भी विधानमंडल की व्यवस्था है। इसका भी संविधान में 239 ए से संबंधित प्रावधान है। उसके अलावा क्या संसद नया राज्य बना सकती है? तो बिल्कुल संसद को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बना सकती है, राज्य विभाजित कर सकती है, राज्य का सीमा बदल सकती है, नाम बदल सकती है, क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र को घटा सकती है। तो ये सभी संसद कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। फिर सवाल आता है क्या संविधान संशोधन आवश्यक है? नहीं, सामान्यतः इसमें संविधान संशोधन नहीं होता, क्योंकि 2 और 3 के तहत बनाए गए जो भी नए राज्य होंगे उनके लिए 368 की विशेष प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। आर्टिकल 2 और 3 के जो हम अंतर देख लेते हैं इसमें। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना ये अनुच्छेद 2 में है, जबकि अनुच्छेद 3 में है कि मौजूदा राज्यों में ही परिवर्तन होता है। बाहरी क्षेत्र से संबंधित स्थिति है अनुच्छेद 2 में, यानी कि बाहरी जो राज्य हैं उनका अंदर प्रवेश हो सकता है। भारत के भीतर राज्यों का पुनर्गठन होता है, यानी ये भीतर से संबंधित है, ये बाहर से संबंधित है। संसद की शक्ति है दोनों पर, और उसके अलावा राष्ट्रपति की सिफारिश की भूमिका है, और राष्ट्रपति की सिफारिश अनुच्छेद 3 में आवश्यक है। कानून द्वारा इनका एक्वायर्ड किया जा सकता है। और इसी के साथ अनुच्छेद 3 के 5 जो काम हैं उनको भी देख लेते हैं। इसे हमेशा आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि हमने बताया कि नया, बड़ा, घटा, सीमा, नाम, यानी कि नए राज्यों बना सकती है, उनकी सीमा को यानी उनका राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, उनका राज्य क्षेत्र घटा सकती है, उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और उनके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ये अनुच्छेद 3 के प्रमुख 5 काम हैं। नया, बढ़ा, घटा, सीमा, नाम। क्या राज्य की सीमा बदलने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक है? तो ये हमने कई बार देखा कि राज्य की सीमा साधारणतया ये आवश्यक नहीं है। संसद साधारण विधायी प्रक्रिया से कानून पारित कर सकती है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक है। क्या राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की राय से बंधे हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल से केवल उनके विचार मांग सकते हैं, और वो बंधे नहीं है उससे। राज्य विधानमंडल की राय की प्रकृति क्या है? तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटर यानी विधानमंडल का ओपिनियन चाहिए होता है। वो भी नॉन बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। वो दे ना दे, केवल कुछ दिन का जो समय सीमा रहती है उस बीच में वो अपना विचार दे सकता है, उसकी मर्जी। अर्थात संसद राज्य की राय को मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। अगर राज्य अपनी जो राय देता है उसको भी संसद मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखते हैं। इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1948 के लिए 2048 में, यानी राज्य पुनर्गठन के लिए 2048 में धार कमीशन का नियुक्त होता है। धार कमीशन की नियुक्ति होती है। फिर धार कमीशन के बाद फिर उसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को खारिज कर दिया। फिर उसके बाद 1949 में
जेबीपी कमेटी बनती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया रहते हैं। वो भी इस भाषाई आधार पर राज्य का समर्थन नहीं करते हैं। फिर 1953 में काफ़ी दिनों के अनशन के बाद जो है रामलू की मृत्यु होती है और पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में अस्तित्व में आता है। इसका गठन होता है और फिर 1953 में ही इस राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की जाती है फजल अली की अध्यक्षता में, और इनकी जो सिफारिश पर ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन कानून या विधेयक पारित होता है 1956 में। 1956 में इसके लिए फिर 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात यानी मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती लोगों के लिए गुजरात, ये 2 राज्य अस्तित्व में आते हैं। 1960 में बॉम्बे प्रांत से अलग होकर 1963 में नागालैंड अस्तित्व में आता है, नागालैंड का गठन किया जाता है। 1966 में फिर पंजाब का जो पुनर्गठन होता है, पंजाब का पुनर्गठन के बाद हरियाणा राज्य का गठन होता है और 1972 में फिर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा आते हैं। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा आते हैं। फिर उसके बाद आप देखें तो 1975 में सिक्किम और 1976 में गोवा, 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड आते हैं। 2014 में तेलंगाना और 2019 में जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होता है, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज बनाई जाती हैं। उसके बाद एक दमन और दीव और दादर और नागर हवेली को एक किया जाता है, दादर और नागर हवेली। तो इसी के साथ आप ये एक और ये लास्ट में देखते हैं कि यूनियन टेरिटरी संघराज क्षेत्र क्या है। पार्ट 1 भाग 1 है जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक हैं। आइए देखते हैं। आर्टिकल 1 में है कि भारत यानी इंडिया ही भारत है और ये संघ है, राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 बताता है कि इसके तहत नए राज्यों का प्रवेश होता है जो बाहर से राज्य एक्वायर किए जाते हैं। आर्टिकल 3 बताता है कि स्टेट चेंज फॉर्मेशन यानी आप राज्य की सीमाओं में राज्य की फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, उनकी राज्य क्षेत्र चेंज कर सकते हैं, उनकी सीमाएं चेंज कर सकते हैं, उनके नाम चेंज कर सकते हैं और उनको सीमा यानी उसका राज्य क्षेत्र जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 3 में दिया हुआ है। आर्टिकल 4 में भी है, ये है कि इन यानी 2 और 3 के तहत जो कार्य किए जाएंगे वो संविधान 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो इन सब के बाद फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होता है। राज्य पुनर्गठन से संबंधित 1953 में आंध्र राज्य बनता है और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। 1956 में पुनर्गठन कानून बनता है और उसके तहत फिर 2000 में 3 नए राज्यों का उदय होता है। जैसे हमने पढ़ा कि उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये 3 नए राज्य बनाए जाते हैं। 14 में फिर तेलंगाना बनता है और 2019 में जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन होकर के फिर जो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र बनते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।